मेरी बीवी मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन वो देख नहीं सकती थी। मैं उस लिए बहुत खुश था। जब मैं काम पर चला जाता तो पीछे से कोई मेरे घर उता और मेरी कमसन बीवी से ज़बरदस्ती करता और चला जाता। मेरी बीवी बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी। मैं बस जाने की कोशिश करता तो चीखने लगती। एक रात वो सोई हुई थी, उसकी गर्दन पर काटने के निशान देखकर मैं तड़प कर उठ बैठा और बीवी को घसीटते हुए बेड से नीचे गिराया तो बीवी ने चीखते हुए जिस शख्स का नाम बताया, मेरी रगों में खून जम गया, क्योंकि वो तो मेरा सगा दरवाज़ा खोलकर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र अपनी छोटी सी जान पर पड़ी। मैं आज बहुत थका हारा काम से लौटा था। पूरे 5 दिन लाहौर में रहने के बाद मैं बन बताए ही घर वापस लौटा था। आज मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि आज फरवा मुझको जागते हुए मिल जाए और मैं अपनी सारी थेकन उतार सकूं। शादी को 1 महीना हो गया था, मगर मैं अब तक अपनी बीवी से गुर्बत नहीं कर सका था। मैं फ्रेश होकर दिल में पख्ता ख्याल करता बिस्तर पर जा लेटा। उज तो तुम कितने भी बहाने कर लो, मगर मैं तुमसे अपना हक वसूल करके ही रहूंगा, फरवा बेगम। मैंने मुस्कुराते हुए उसके बुखरे बालों को प्यार से एक तरफ करके उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों को देखा, जो बिल्कुल किसी गुलाब की तरह थे, और बड़ी बेसब्री से उस पर झुक गया। हमेशा की तरह उसने डर कर बड़ी तरह हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। मैं आज बहुत थक गया था। मैंने ये रवैया देखकर इसलिए खामोशी से इस पर अपनी शिद्दतें बरसाता रहा। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मेरी नज़र इसकी दूधिया गर्दन पर टुकी हुई थी। मैंने जैसे ही उसको बेहिजाब करके अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखने चाहें, उसने एकदम बड़ी तरह से मेरे हाथ पर काटा। मैंने गुस्से से खींचकर उसे थप्पड़ दे मारा तो वो एकदम बड़ी तरह से डर कर सहम गई। उसके हाथ पांव जैसे रख गए थे। मुशद्दत के साथ उस पर झुक गया। वो ससक कर रो रही थी। मेरा वजूद उस पर मुकम्मल हावी हो चुका था, लेकिन आज मैं अपनी जज्बात पर काबू खो चुका था। वो मेरी बीवी थी और मुझको उज उससे किसी भी कीमत पर वो जितना डर रही थी, मुझे लग रहा था शायद वो दोबारा मुझे करीब ना होने दे। लेकिन मैं उसका शवहर था। मैं मुसलसल उसकी गर्बत के लिए तड़प रहा था और वो हमेशा मुझे खुद से दूर कर देती थी। उसका रोना मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं अपना अमल और बेशिद्दत से करूं। उसने बस्तर की चादर को जोर से पकड़कर खींचा तो मैंने उसके हाथ को पकड़कर अपना सारा वजन बस्तर पर पड़े उसके वजूद पर डाला और इतना शदीद अमल किया कि मेरा बस्तर ही बहुत जोर से दब गया। उसके मुन्ना से एक चीख निकली थी जो मुझको इस वक्त बहुत सुकून दे गई। मैं एक भरपूर जवान मर्द था और वो छोटी सी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ अभी 19 साल थी। मैं अपने दोस्तों से उनकी सहाग रात के किस्से सुनकर यही समझता था कि पहली रात ही लड़की डरी सहमी होती है। उसलिए मैंने पूरा 1 माह सब्र किया था। हमेशा उसे प्यार से मनाने की कोशिश की थी। वो नाबीना थी और यही वजह थी कि मैंने अब तक उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। उसकी अब पूरे कमरे में चीखें गूंज रही थीं। मैं उस पर शिद्दत से अपना प्यार लटा रहा था। मेरी सांसों और आहों की आवाज़ के अलावा कमरे में दूसरी कोई और आवाज़ न थी। एकदम मेरी नज़र बस्तर पर पड़ी तो ये देखकर मैं गुस्से से बेहाल हो गया कि बस्तर पर कोई दाग नहीं था। मैंने एकदम गुस्से से उसके बाल पकड़कर उसको जैसे ही उठाया और नफरत से पूछा, तुम शादी से पहले ही सब कुछ कर चुकी हो ना? इसीलिए तुम इतने ड्रामे कर रही थी मुझको अपने करीब होने से रोकने के लिए। बताओ वो कौन था जिसके साथ तुमने एक भारी थप्पड़ मारकर मैंने उसको कुछ नाजेबा अल्फाज कहे थे और फिर जोर से चीखा था। तुमने शादी से पहले ही अपनी इज्जत लौटा दी और फिर कनावारी होने का नाटक कर रही हो। मैंने उसे बालों से पकड़कर पूरी तरह से झटका दिया था। वो मेरी आवाज़ सुनकर एकदम चीख पड़ी और रोते हुए कहने लगी, वसीम ये अप हैं। ये सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया और निहायत गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बोला, मेरे बेडरूम में मेरे अलावा और कौन होता है? तुम्हारे साथ एकदम से उसके बाल उसकी गर्दन के पछले हिस्से से हट गए और मेरी नज़र इस निशान पर पड़ी दांतों से काटने का गहरा निशान था, जिसे देखकर मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और मैंने खींचकर फरवा को बस्तर से नीचे फेंक दिया। इसका सर बेड के किनारे से लगा, लेकिन वो तड़प उठी और रोते हुए मेरी तरफ लग गई। वो अपने हाथ जोड़कर रोते हुए मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे बड़ी तरह से मारना शुरू कर दिया था। पहले वाला सारा प्यार, सारा रोमांस जैसे बर्बाद होकर रह गया था। मैं उसे कितने अरमानों से ब्याह कर लाया और उसने मेरी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया था। निशान बिल्कुल ताज़ा था, मतलब वो अभी किसी के राबते में थी। मैंने गुस्से से उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर सोचा, शायद वो ना बेना भी नहीं थी, बल्कि मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारा ड्रामा
रचा रही थी। मैं उसे हाथ से पकड़कर घर से उठते हुए घर से बाहर निकालने लगा। मुझे अपनी और उसकी हालत की भी परवाह नहीं थी। एकदम से वो मेरी टांगों से लपट गई और जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मेरी ही घर में मेरी बीवी की इज्जत खराब करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि मेरा सगा चचा था। खून का रिश्ता था मेरा उससे, और मैं उसको अपने ही इज्जत का मुहाफिज समझता था। मेरे वो चचा जिसे मैंने अपने बाप के फूत होने के बाद हमेशा अपने बाप से बढ़कर इज्जत दी थी। मैं हैरत से सुन होकर रह गया। फरवा की तरफ देख रहा था। वो रोते हुए खुदा की कस्में खा खा कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो बेगनाह है। मैं चाहे उससे कितना भी नाराज़ था, लेकिन मैं ये बात मानने पर मजबूर था कि वो वाकया एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। मेरा दोस्त अदील उसका भाई था। पिछले दिनों अचानक ये एक ट्रैफिक हादसे में अदील का इंतकाल हुआ तो उसके घर के हालात काबिल रहीम हद तक खराब हो चुके थे। मैं कहीं परसों से उनके घर जाता था तो फरवा का किरदार मेरी नज़र में साफ सुथरा ही था। वो सिर्फ 10 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिरकर अपनी बिनाई खो चुकी थी। उनके घर के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो उसका मुकम्मल इलाज नहीं करवा सके थे। अदील ही अपनी यतीम बहन और बीवा माँ का वाहिद सहारा था। जब वही न रहा तो चंद रोज़ बाद इंटी ने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ते हुए कहा कि बेटा मुझ पर यह एहसान कर दो कि फरवा से शादी कर लो। मैं सुनकर बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि फरवा मुझसे पूरे 10 साल छोटी थी। मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाया। मैंने फ़ौरा अपनी वालदा को फ़ोन किया तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था, और फिर जब वो फरवा से मिली तो इतनी ज़्यादा खुश हुए कि चंद रोज़ बाद ही धूमधाम से हमारी शादी कर दी। उम्मा और मेरी बाकी की बहनें गांव में रहती थीं। मेरे वालिद के बहुत बड़ी हवेली और ज़मीनें थीं, लेकिन मैं शहर में अपनी नौकरी के सिलसिले में रहता था। उम्मा फरवा के साथ कुछ दिन रही और फिर वापस गांव चली गई। मुझे अक्सर काम फिर देर हो जाती थी और मैं अपने चचा रहील अहमद को फ़ोन करके ये कह देता था कि चाचा प्लीज़ मेरे घर चले जाएं, क्योंकि फरवा अकेले में डरती है। वो शादीशुदा है और 4 बच्चों के बाप थे, लेकिन कुछ उर्सा से चाची अपने मैके गई थी किसी नाराज़गी की वजह से, और अब तक वापस नहीं लौटी थी। उन्हें भी खाने का मसला हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने ही फ्लैट पर रहने का कह दिया था, क्योंकि मैंने तो फरवा के लिए एक मुलाजमा रखी हुई थी जो उसे खाना भी बनाकर देती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। लेकिन रात होते ही वो अपने घर चली जाती थी। मैं पिछले कई रोज़ से लाहौर गया हुआ था। फरवा की अम्मी अपने भाई के घर गई हुई, इसीलिए मैंने चचा को ही कह दिया था कि वो फरवा का ख्याल रखें, और उसका नतीजा अब मेरे सामने था। मैं सूफे पर बैठा था और फरवा मेरे कदमों पर सिर रखकर रो रही थी। मैंने एक गहरी नज़र छोटी सी मासूम लड़की पर डाली और सोचने लगा कि उसको क्या फ़ायदा है मुझसे झूठ बोलकर। ये तो खुद ही अंधेरों में भटक रही है, और शायद मेरे जालिम चचा ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इससे बात का फ़ायदा उठाकर इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं हैरान था। वो 45 के एक सेहतमंद जवान मर्द थे, और कहाँ ये कम सुन लड़की जो उनकी बेटी करण की हम उम्र थी, उनको ज़रा शर्म नहीं आई थी। लेकिन दुनिया की नज़र में वो कितनी शरीफ और दीनदार थे। फरवान रोते हुए मेरा घटना पकड़कर मुझसे सवाल किया, अब मुझे घर से निकाल देंगे ना? मेरे तो बाबा और भाई भी नहीं हैं। अम्मी और मैं पहले ही अकेले हैं। चाचू ने भी मुझे यही कहा था कि अगर मैंने अब को बताया तो वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देंगे और अब कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं ये सुनकर तड़प गया कि अब तक इस घटिया इंसान को चाचू कह रही थी, जिसने कमज़ोर और मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाया था, और ये भी नहीं सोचा था कि वो उसकी बेटी की उम्र की है। मेरी नज़रों के सामने 17 साला करण का चेहरा घूम गया, जो मेरे चाचू की बेटी थी। मैंने फरवा को अपने सीने में छिपा लिया और उसे थपकने लगा। गलती मेरी ही थी कि मैंने अपनी बीवी के मामले में किसी पर एतबार किया। मैंने उसे बस्तर पर बैठाकर इसका खलिया दुरुस्त करने में उसकी मदद की, और ख़ुद गुस्से से घुलता हुआ चाचू के कमरे की तरफ चला गया। वो घटिया इंसान इस वक्त शायद इस बात से बेखबर था कि मैं घर वापस लौट कर रू गया हूँ। उसके सामने में उस पर रखी हुई बोतल को देखकर मैं समझ गया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी ही बीवी के साथ क्या क्या करता रहा होगा, क्योंकि अब भी टीवी पर नहायत बेहुदा फिल्म चल रही थी। मैं खामोशी से जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। एकदम रहील अहमद की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो खुलकर उठने लगा, और मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। जब वो रिश्तों का तकद्दुस भूल गया था तो मैं भी ये बात भूल गया कि वो मेरे बाप का भाई है। मैंने उसे मार मार कर इदमरा कर दिया। वो बार बार चीख रहा था कि बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ,
तुम्हारा बाप का भाई तुम्हारा मुझ पर ऐसे हाथ उठाना जायज़ नहीं। और मैं उसे मुक्के मार कर सिर्फ एक ही बात किए जा रहा था कि घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बाप की तरह इज्जत दी, तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं या कि वो लड़की आंखों से नाबीना है। वो तुम्हारे भतीजे की बीवी है और बिल्कुल तुम्हारी बेटी की उम्र की है। वो ये सुनकर चीखने लगा और कहने लगा, वो लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे उसके यार के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देगी। राहिल अहमद अब कसम खा रहा था, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपनी आंखों से उसको निश्चा करते और बेहुदा फिल्म देखते हुए पकड़ चुका था। वो ज़मीन पर पड़ा था और उसकी नाक और मुन्ना से खून निकल रहा था। मैंने फौरा जेब से फ़ोन निकाला और अपने दोस्त माहिर को फ़ोन किया, जो पुलिस इंस्पेक्टर था। मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने मुझे 5 मिनट में पहुंचने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में वो मेरे घर पहुंच गया और उसके साथ उने वाले सिपाहियों ने रहील अहमद को पकड़ लिया, जिसकी हालत पहले ही ख़राब थी। सिपाही उसे लेकर थाने चले गए और माहिर मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने उसे सारी बात बता देख से और तकलीफ़ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। माहिर ने मेरी सारी बात सुनकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। वाकया अगर मैं रहील अहमद पर मुकदमा दर्ज करवाता, उसने मेरी बीवी के सित पर मेरे ही घर में बर्बाद की है, तो सवाल फरवा के किरदार पर ही उठाई जाते। और फिर फरू का मेडिकल होता तो तब भी ये मसला था कि मैं उसके साथ अब क़रबत अख्तियार कर चुका था। इसकी जहनी और जिस्मानी हालत पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी थी। ये सब बर्दाश्त करके अब अगर उससे अदालत में सवाल जवाब किए जाते तो फिर सारी उम्र शायद वो किसी के सामने नज़र नहीं उठा सकती थी। और साथ ही हमारे ख़ानदान की भी किस कदर बदनामी होती, अपनी जगह पर बहुत मजबूर था। मैं माहिर की बात बिल्कुल दरस्त थी। मैंने दुख से माहिर की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं उसे मुआफ़ नहीं कर सकता। अगर उसको मुआफ़ कर दिया तो क्या फ़ायदा कि उसने एक मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाया है और रिश्तों का भरम भी तोड़ दिया। माहिर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि माफ़ी तो उसको हरगिज़ नहीं दी जा सकती, लेकिन बस भाभी का नाम नहीं आएगा। मैं जानता था कि माहिर उसके साथ क्या करने का इरादा रखता है। जैसे ही कोई नामालूम केस या वो उसे बड़ी तरह से उसमें मुलवस कर देगा। माहिर उठकर वापस जा चुका था। मैंने उससे कहा भी था कि अगर वो फरवा से मिलना चाहे तो, लेकिन वो मुझे तसल्ली देकर चला गया कि इस वक्त फरवा को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो शायद वो इस सब का शिकार ना होती। मैं मुसलसल 3 घंटे से कमरे से बाहर था। मैंने दरवाज़ा खोला तो फरवा डरकर चीख पड़ी और कहने लगी, कौन है? देखो, मैंने अपने शोहर को सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझसे दूर रहना। वो वापस आ गया है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। वो बड़ी तरह से चीख रही थी। मैंने दिख से अपनी कम सिन बीवी की तरफ देखा और उसे पुकारा, फरवा ड्रू मत में हूँ। वसीम तुम्हारा शौहर। वो मेरी आवाज़ सुनकर बस्तर से इतरी और जैसे ही मेरी तरफ तोड़कर उन्हें लगी कारपेट में उसका पाँव उलझ गया। इससे पहले वो कि वो गर जाती, मैंने फौरा उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो बिल्कुल एक नाजुक सी नन्ही सी गड़िया जैसी लड़की थी। काश मैं खुद ही ये बेवकूफ़ी न करता तो उसकी इज्जत यूं दागदार ना होती। मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। वो ससक कर रो रही थी। मैंने जब उसके वजूद पर बनी हुई निशान देखे तो ये सोचकर ही लरज़ गया कि इस जालिम शख्स ने कितनी बड़ी तरह से उसको नोचा होगा, जिसके ज़ख्म शायद वक्त के साथ साथ ठीक हो सकते थे, लेकिन उसकी रूह पर बने हुए घाव अभरने में एक लंबा उरसा लगना था। मैं एक मर्द था। मेरी अना पर भी इस बात की ठीस लगी थी कि मेरी औरत के साथ मुझसे पहले ही किसी ने उसके साथ वो सब कर डाला था जो मेरा हक था, और वो कोई और नहीं था, मेरा ही सगा चचा था। वो बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। उसे लगता था कि शायद मैं कि उसको छोड़ दूंगा। रात के 4 बज रहे थे। उसने डरते डरते मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझको नरमी से अपनी तरफ खींचा तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसके लरजते हुए वजूद और सरकचारे को देखकर शायद वो खुद मुझे अपने करीब करना चाहती थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और उसको अपने सीने के अंदर छिपा दिया। कुछ ही लम्हों बाद हम दोनों एक दूसरे की करबत में डूब चुके थे। सुबह जब मेरी ऊँख खुली तो वो मेरे सीने पर सिर रखे हुए सो रही थी। मैंने नरमी से उसके माथे पे प्यार किया और अपना फ़ोन उठा लिया, जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। दूसरी तरफ माहिर था।
जब वो बहुत परेशानी में मुझे थाने बुला रहा था, मैंने फौरा वाशरूम का रुख किया। बाहर निकलते ही मैंने फरवा को वास्ता कर उठाया और उसे ज़रूरी हदायत देता हुआ थाने चला गया। मुलाजमा घर पहुंच चुकी थी। मैंने उसे सख्ती से ताकीद की कि जब तक मैं घर वापस ना लौटूं वो फरवा को छोड़कर कहीं ना जाए। माहिर परेशानी से मेरा इंतज़ार कर रहा था और उसने जो कुछ मुझे बताया, मैं सदमे में आ गया। राहील अहमद ने सिर्फ फरू की ज़िंदगी ख़राब नहीं की थी, बल्कि अब तक न जाने कितनी छोटी छोटी मासूम लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर चुके थे। और उसके उन्हीं हरकतों की वजह से चाची उसे छोड़कर अपने मैके चली गई थी, क्योंकि वो जब भी किसी कमसन लड़की को देखते तो उसे बहला फसला कर उसके साथ ये सब कर डालते। क्योंकि मेरी चाची एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छी पोस्ट पर थी और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से दूर होकर घर के बाहर शिकार तलाश करने की गंदी लत में गिरफ्तार हो चुका था। चाची शायद उनकी हरकतें कुछ अरसे से जानती थीं और उनके अहदे का फ़ायदा उठाकर वो मुतासरा लड़की को ये धमकी भी देते थे कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो लड़की और उसके घर वाले खामोश होकर बैठ जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इतने मजबूत बैकग्राउंड वाले शख्स का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शायद यही वजह थी कि आज तक राहील अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। मैं नफरत से राहील अहमद के सामने खड़ा उसका चेहरा देख रहा था। मेरा बाप एक इज्जतदार और शरीफ इंसान था, लेकिन इस शख्स ने हमारे पूरे ख़ानदान की इज्जत को मुट्ठी में मिला दिया था। तफ्तीश के दौरान उसने इंकिशाफ क्या था कि उसे ये नात बहुत पुरानी लगी थे जब वो लड़कियों को कंप्यूटर और एकेडमी में पढ़ाता था। इसी दौरान ही उन्होंने कई तालबात को अपनी होश का निशाना बनाया था, क्योंकि कंप्यूटर सिखाने के बहाने वो उनके बेहद करीब हो जाते थे और फिर किसी भी रोज़ एकेडमी में किसी लड़की को एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने रोक लेते थे। वो उन मासूम और कमसन लड़कियों को कंप्यूटर सिखाते हुए जानबूझकर ऐसी वेबसाइट्स अचानक से खोल कर दे देते थे कि वो शर्मिंदा हो जाती और फिर उन्हें गुस्से से ये कहकर ब्लैकमेल करते कि वो नहीं सोच सकते थे कि उनकी स्टूडेंट्स ये सब कुछ देखती हैं। राहील अहमद पुलिस का ज़रा सा भी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्होंने अपना बयान दे दिया था। उनके साथ उनके कई दोस्त भी उस घरों अमल में शामिल थे और वो लड़कियों की इज्जत बर्बाद करने के साथ साथ उन पर तशद्दुद करने का शौक़ भी रखते थे। अक्सर वो लोग किसी भी लड़की को पहली बार इस्तेमाल करने के बाद में उसकी तस्वीर के ज़रिए ब्लैकमेल करके दोबारा उसे मिलने के लिए बुलाते और कभी इकट्ठे होकर ये सब करते थे। और ये सब तो मैं देख ही चुका था कि राहील अहमद ने मेरी बीवी का क्या हशर किया था, और मेरे सामने सिर्फ यही रास्ता बचा था कि मैं खुद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं, ताकि वो बच्चियां जो कई साल पहले जुल्म का शिकार हो चुकी थी, उनके माँ बाप से भी राब्ता करके उन्हें इस बात पर राज़ी किया जा सके कि वो राहील अहमद के खिलाफ गवाही दें, ताकि इस जैसे दरिंदे से माशरे को बचाया जा सके। ये एक तवील जंग थी, लेकिन उसकी शुरुआत मुझे ही करनी थी। एक तरफ पूरे ख़ानदान का दबाव और दूसरी तरफ राहील अहमद का जुर्म नाकाबिल माफ़ी था। माहिरपुर उम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने गहरी सांस ली और उसे मुकदमा दर्ज करने का कह डाला। ये एक तकलीफ था सफ़र था जब मैंने अपनी बीवी को अदालतों में पेश किया। मेडिकल टीम के सवाल जवाब और फिर वज़ीरों की बहस, सब कुछ बर्दाश्त करना एक छोटी सी लड़की के लिए कितना तकलीफदह था। लेकिन मैं हमेशा मजबूती के साथ फरवा के साथ खड़ा रहा। राहील अहमद के 3 और दोस्त भी पकड़े गए थे। माहिर ने ज़ाती तौर पर बहुत मेहनत की थी। इस एकेडमी का स्कैंडल सामने आते ही कई मासूम लड़कियों के वालिदैन ने हिम्मत कर ही ली थी। 4 माह बाद जब अदालत ने राहील अहमद के खिलाफ फैसला सुनाया तो मुझे लगा जैसे मेरे कंधों पर रखा हुआ एक भारी बोझ हट गया है। उन सब के दौरान फरवा किस कदर जहनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजरी थी, उसको किसी के सामने बयान करना मुमकिन नहीं था। मेरी चाची ने कई बार कोशिश की थी कि मैं उस मुकदमे से पीछे हट जाऊं, क्योंकि इस सब की वजह से मेरी कज़न करण और छोटे बहन भाई भी बहुत तकलीफ़ में थे। लेकिन मेरी चाची इकबाल शूर औरत थी। जब मैंने तलखी से एक रोज़ उनसे सामने बैठकर पूछा, चाची अगर ये सब कुछ करण के साथ हो जाता तो भी अब यही करती, या अगर राहील अहमद की वजह ये जुर्म मैंने किया होता तो अब मुझको माफ़ कर देती। उन्होंने ये सुनकर शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया था। शुरू में एक मुशरकी औरत की तरह उन्होंने अपना घर और अपने शोहर की इज्जत बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्हें भी यही मुनासिब लगा कि इतनी सारी मासूम बच्चियों के साथ अगर अजना इंसाफ़ी करने में उन्होंने कोई किरदार अदा किया तो कल को उनकी बेटी भी इसी वजह से
उन सब से गुजर सकती है। चाची ने इसी दौरान ज़बरदस्ती राहिल अहमद से ताल्लुक़ भी ख़त्म कर लिया था। सारा ख़ानदान मेरे और चाचे के ख़िलाफ़ हो चुका था, लेकिन हमें उस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी। राहिल अहमद और उसके दोस्तों को 14 साल की कैद हुई थी। मेरी उम्मी भी मुझसे सख्त नाराज़ थी, लेकिन मैंने उनके सामने भी यही बात रखी कि अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देकर इस मामले को ख़त्म भी कर देता तो भी शायद राहिल अहमद कितने और मासूम फूलों को नोच देता। मेरी माँ भी ये बात समझ चुकी थी, जब कोई इंसान इस तरह का जो रंग करे और ख़ानदान सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी पर्दा पोशी करता है, तो वो खुद भी उसके चोर में बराबर का शरीक हो जाता है। दूसरी तरफ माशरती रवैये इस तरह के थे कि मेरी छोटी बहनों और चचाजाद बहनों की ज़िंदगी पर इसका इतना गहरा असर पड़ा, हम लोगों को अपना इलाका ही छोड़ना पड़ गया। लेकिन शुक्र है इस दुनिया में सिर्फ बड़े लोग नहीं हैं। अपनी बहनों के लिए भी मैंने ऐसे पढ़े लिखे ख़ानदानों का इंतखाब किया जो कल कोई उन्हें ताना देकर शर्मिंदा न करें, और चाचा के दोनों बेटियों के लिए भी मेरी यही सोच थी। इसी वजह से कर्ण को मैंने अपने छोटे भाई नईम के लिए मांग दिया, ताकि उसकी ज़िंदगी में ये काला साया दाखिल ना हो सके कि उसका बाप इतना घिनौना जुर्म कर चुका है। मैंने फर्मा का इलाज भी करवा दिया। वो अब देख सकती थी। जब मैंने उसे पहली बार उनखें खोलते हुए देखा तो उसकी ख्वाहिश यही थी कि मैं सबसे पहले उसके सामने जाऊं। मुझे देखकर वो मुझसे लपट गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी को तारीकी से निकालने वाला मर्द में था और मैं नहीं। उसके साथ होने वाले जुल्म का बदला लेकर इसकी ज़िंदगी ख़राब करने वाले मुजरिम को कड़ी सज़ा दिलवाकर इस सारी उम्र की अजियत से भी निकाल लिया था। हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके थे जब पहली बार खुदा ने मेरे घर में खुशी दी थी। मेरी उम्मा अब फरवा के साथ रहती थी, लेकिन मैंने महसूस किया था वो उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को अपनी माँ की गोद में डाला तो हर माँ की तरह उनका दिल भी अपनी बहू के लिए नरम पड़ गया था। चाची अब रिटायरमेंट के बाद अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर दुबई शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों के मासूम सहनों पर उनके बाप की किरदार की छाप भी बाकी रह जाए और उनकी ज़िंदगियां भी मुतासिर हों। हम दोनों ख़ानदानों ने ही बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। मालूम नहीं कुछ लोग ज़रा से वक्त के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को गंदा क्यों कर लेते हैं। खुदा के मुकर्रर किए हुए कानून और हद से तजावुज़ करने का नुकसान दुनिया में भी बर्बाद हो जाती है, और आखिरत भी। अपनी बच्चियों और बच्चों को ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनका दोस्त बनकर रहा जाए, और सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए कभी भी ऐसे किसी शख्स को मुआफ़ करने की गलती ना करें, क्योंकि ये दरिंदे इस माशरे का नासुर बनकर ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर जाते हैं। आपको उज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।